अगर जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी कि हो रहा है, अगर और भी ज़्यादा हुआ तो भारत में इसकी क्या स्थिति होगी। तो पहला हम देख लेंगे कि जल की क्या स्थिति होगी। तो पहले नंबर जितनी भी नदियाँ जो ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, ये सभी क्या होंगी, प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो वहाँ से जो पानी का स्रोत बनता है गर्मी के मौसम में, ये नदियाँ क्या करेंगी, सूखने लगेंगी, इनमें पानी नहीं रहेगा, पानी का अभाव हो जाएगा। और इनमें जब पानी नहीं रहेगा तो आसपास का जो जल स्तर है वो भी गिरेगा, क्योंकि नदियों के आसपास जो जल स्तर है वो मेंटेन रहता है। साथ ही इन नदियों से सिंचाई का काम या जल विद्युत उत्पादन या ऐसे काम भी होते रहते हैं, तो वो भी प्रभावित होगा। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो धरातलीय जल है ये भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊपर से जो पानी जाता है रिस करके वो अब नहीं जाएगा। दूसरा, जो हम काम नदियों से चला लेते थे उस काम के लिए भी हम भूमिगत जल पे ही आश्रित हो जाएंगे, फिर हम भूमिगत जल का दोहन बढ़ा देंगे और इससे क्या होगा, दिक्कत होगी। अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर क्या होता, पानी की कमी महसूस की जाती है, जैसे दिल्ली वगैरह में भी पानी की कमी है। इसके अलावा आपका राजस्थान है, गुजरात के कुछ इलाके हैं, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पानी की दिक्कतें हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसे रही तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पर पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बेमौसम बारिश, कभी बाढ़ आएगा तो कभी सूखा होगा। और आप देखते हैं जब कभी सूखा वगैरह पड़ता है तभी महामारी की स्थिति बनती है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में देखा होगा, जब सूखा पड़ती थी तो महामारी भी आ जाती थी। तो अगर सूखा पड़ेगा तो महामारी आएगी, अगर बाढ़ आएगा तब भी बीमारी आती है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो नमी में सक्रिय होते हैं, और जब नमी ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है, जैसे देखिए बारिश के मौसम में लोगों का तबीयत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज और दूसरे जो वायरसेस हैं, कवक हैं, ये ज़्यादा तेज़ी से सक्रिय हो जाते हैं। जितने भी आपके छोटे मोटे जीव हैं जैसे मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और मच्छर की वजह से भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, ये सभी। तो क्या बीमारियाँ भी बढ़ेंगी अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे रहा। साथ ही क्या होगा, चरम ताप में जान रहे हैं, टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी आप देखेंगे हीट वेव सुनते होंगे ना, कि जो है गर्म लहरें चलती हैं शहरों में, जो शहर हैं ये सारे क्या हो जाते हैं, हीट वेव की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे रहने नहीं है, रोड ही रोड है, घर है, तो उसका एल्बीडो ज़्यादा हो जाता है, एल्बीडो कम रहता है, क्योंकि एल्बीडो कम रहेगा तो सूर्य की किरणों को ज़्यादा अवशोषित करेंगे, और ज़्यादा अवशोषित करेंगे तो क्या करेंगे, गर्मी बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाती है हीट वेव, यानी कि जैसे हम कहते हैं ठंडक में शीत लहर, यानी कि ठंडक की लहर चल रही है, ऐसे ही क्या गर्मी में आपकी हीट वेव या गर्म लहरें चलती हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जीव जंतुओं के लिए, पालतुओं के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और अभी भी आप देखेंगे टेम्परेचर आपकी दिल्ली वगैरह का बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मी में, और उसके लिए रीज़न भी है, इतनी घनी आबादी और बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, और आपकी जो बिल्डिंग वगैरह होते हैं इनका जो होता है एल्बीडो बहुत कम होता है। साथ ही जो सड़कें हैं ब्लैक कलर की होती हैं वो भी एल्बीडो उनका भी कम होता है, वो भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हीट वेव लेकर के आएंगे, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आपका जो वर्षा का रेशियो है, या जो एक तरीके से कहिए कि मौसम बनता है, ये भी परिवर्तित हो जाएगा। और जब भी निम्न वायुदाब बनेगा तो उसे भरने के लिए हवाएं आएंगी, और हवाएं आएंगी तो अगर स्थल पे होगा तो समुद्र की तरफ से जो वायु है वो स्थल की तरफ चलती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हवाएं होती हैं वो दिन में किधर को चलती हैं, दिन में स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। देखिए दिन में आपका जो स्थल है तेजी से गर्म होता है, मैंने आपको बताया था स्थल तेजी से गर्म होता है अपेक्षाकृत जलीय क्षेत्रों में। तो जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो कौन गर्म हो जाएगा, स्थल तेजी से गर्म हो गया, और अभी वाटर धीरे 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 गर्म हो रहा, तब तक ये पूरा गर्म हो गया, और जो गर्म होगा वही निम्न वायुदाब बनेगा। तो निम्न वायुदाब अगर यहाँ बनेगा तो हवाएं इधर को आती हैं, यानी कि स्थल की तरफ चलती हैं। तो आप देखेंगे समुद्र के किनारे आप अगर रहिए तो हवा जो है वो स्थल की तरफ आती है, और ज़्यादातर लहरों की वजह से हवा और तेज आती है, तो हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन रात में क्या होता है, जो स्थल है ये बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, और वाटर धीरे धीरे गर्म ठंडा होता है, तो यानी कि अपेक्षाकृत गर्म रहता है, यानी कि अब निम्न वायुदाब कहाँ बन गया,
जो गर्म रहेगा निम्न वायुदाब वही बनेगा। जैसे रात की बात हो रही, दिन में स्थल तेजी से गर्म हो गया, वाटर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, यानी कि वाटर ठंडा है, स्थल ज्यादा गर्म हो गया। स्थल ज्यादा गर्म हुआ, हवा गर्म हुई, उठ गई वहां से, हट गया, स्थान खाली हुआ, निम्न वायुदाब बना। तो जो जल की मतलब है हवाएं, वो क्या करेंगी, उसको भरने के लिए आएंगी। तो दिन में जो हवा है वो समुद्र से स्थल की तरफ या जल से स्थल की तरफ चलता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दिन में हवाएं किधर से किधर चलती है, तो जल से स्थल की तरफ या समुद्र से तट की तरफ चलेगी। लेकिन जब रात होगा और सूर्य की किरणें घटेंगी तो स्थल तेजी से ठंडा होना शुरू करेगा, लेकिन जल तेजी से ठंडा नहीं होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इसकी अपेक्षा ये गर्म रहेगा, तो ये गर्म है तो निम्न वायुदाब कहाँ हो गया, जल में या समुद्र में हो गया। तो हवाएं अब स्थल से समुद्र की तरफ चलना शुरू हो जाती। तो रात में हवाएं जो होती है वो स्थल से जल की तरफ चलती हैं, और दिन में जो हवाएं हैं वो जल से स्थल की तरफ चलती हैं। ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे। रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना कि गर्म कौन रहेगा, जो ज्यादा गर्म रहेगा वही निम्न वायुदाब बन जाएगा। दिन में स्थल, रात में आपका वाटर, तो ये बनता है। तो हम बात कर रहे थे किसलिए, हाँ बताएं। घाटियों में भी देखिए, घाटियों में क्या होगा, जैसे आपका जब सूर्य की रोशनी आएगी तो क्या होगा, पहले चोटी पे पड़ेगा, यानी कि जो ऊपर का एरिया होगा वहाँ पर रोशनी पड़ेगी पहले। घाटियों में क्या करेगा, धीरे धीरे जाएगा, यानी कि जो ऊपर का एरिया है वो तेजी से गर्म हो गया। तो अब जो हवा है वो घाटी से ऊपर की तरफ चलेगी, चोटी की तरफ चलेगी। और जब रात आएगा तो जो ऊपर गर्मी थी, यानी कि ऊपर क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा, लेकिन घाटी में धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, घाटी आप भी गर्म हो जाएगी। तो रात में हवा क्या ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी। तो यहाँ वहाँ पर भी यही काम करेगा कि जो जल्दी गर्म होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो पहले तो चोटी ही गर्म होगा ना, नीचे की तरफ बाद भी जाएंगी। तो जहाँ पहले पड़ेंगी वो पहले गर्म होगा, तो जहाँ जो पहले गर्म होगा हवा उसी तरफ चलेगी, और जो बाद में गर्म होगा वो आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, घाटी हो जाएगी। तो वो वहाँ पे बाद में रिटर्न होगा, यानी कि रात में। समझ रहे हैं, क्योंकि रात में जैसे ठंडा होगा मौसम तो ऊपर का एरिया जल्दी ठंडा हो जाता है, और वैसे भी ऊपर जाने में टेम्परेचर डाउन होता है, तो इसलिए ऊपर वाला एरिया जो है वो रात में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो अब वहाँ उच्च वायुदाब बन गया, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आती हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दिन में घाटी से जो ऊपर की तरफ हवाएं चलती हैं या चोटी से घाटी की तरफ हवाएं चलती हैं। ये सब आप लोगों को जियोग्राफी में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ये इन्वायरमेंट का आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि जो हवाएं हैं ये जब आपका स्थल रोज या बहुत ज़्यादा गर्म होता रहेगा, या आप देखेंगे कि लगभग ठंडक छोड़ के हर मौसम में गर्म रहेगा, तो मोस्टली निम्न वायुदाब जो है आपके स्थल पे बना रहेगा। तो उसको भरने के लिए हवाएं आएंगी। तो सिर्फ मानसूनी मौसम में नहीं, कभी भी बारिश हो जाएगा, अप्रैल में भी बारिश हो जाएगा, मई में भी हो जाएगा, अक्टूबर में भी हो जाएगा। और ये बेमौसम का जब बारिश होता है तो ये अच्छा नहीं होता, फसलों के लिए भी अच्छा नहीं होता और इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं वो ऋतुओं के अकॉर्डिंग बनाई गई है। जो बारिश में होता है वो ठंडक में नहीं होता, जो ठंडक में होता है वो गर्मी में नहीं होता। तो उसी हिसाब से उनको चाहिए। तो आप देखिए कभी कभी अगर पहले बारिश हो जाता है तो भी फसल खराब हो जाती है, और कभी लेट में बारिश हो जाता है तो भी फसल खराब हो जाती है। तो फसल बहुत सेंसिटिव है, कृषि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, और कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा है। बोने से लेकर के फसल काटने तक अगर किसी भी स्टेप पे चूक हुई तो फिर वो पूरी मेहनत बर्बाद गई। यानी कि अगर आपने खेत में ले जा करके जो है जुताई किया और बारिश हो गई तो आप फसल लगा नहीं सकते, वैसे गई। अगर आपने फसल लगा दी और वो कम बारिश में होने वाली और बारिश हो गई तो वो बीज बर्बाद हो जाएगा, वो जमेंगे नहीं। जमने के बाद अगर वो कोमल है और उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा बरस गया तब भी दिक्कत है, और नहीं बरसा ज़्यादा दिनों तक गर्मी बनी रही तो भी वो दिक्कत है। जैसे आप देखिए कभी कभी किसान धान की फसल लगा देते हैं, लेकिन मानसून बहुत लेट आता है और गर्मी बनी रहती है तो धान नहीं अच्छा होता, उस साल फसल पूरी बेकार हो जाती है। और अगर फसल हो गया है या मेच्योर हो रहा है, जैसे गेहूँ क्या है, जब उसकी बाली आनी होती है उस समय उसको बारिश नहीं चाहिए, उसमें पानी भर जाता है तो बालियाँ उसमें अच्छी नहीं आती, दाने अच्छे नहीं आते। अगर उस समय बारिश हो गया तो गेहूँ की फसल खराब हो गई। और अगर फसल पक के तैयार है और उस टाइम में भी बारिश हो गई तब भी फसल खराब होना है। और अगर वहाँ से आप खलिहान पे लेकर के आ गए लेकिन अभी आपने उससे बीज को अलग नहीं किया और उस समय भी अगर बारिश हो गई तब भी फसल खराब हो जाएगा। यानी कि सबसे सेंसिटिव आपका अगर कहीं की कोई
इन्वेस्टमेंट है तो वो कृषि का इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, हर स्टेप पे उसमें खतरा है। बोने से लेकर के जब तक बीज घर के अंदर ना आ जाए तब तक उस पर खतरा रहता है। तो इसमें मोस्टली लोगों को नुकसान होता है। अगर एक ईयर में फसल अच्छी हो गई तो दूसरी ईयर नुकसान सहना ही पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे किसान बहुत अमीर नहीं हो पाते। अगर उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है और वो नकदी फसल वगैरह बोते हैं तो उन्हें अच्छा पैसा उससे मिलेगा, क्योंकि नकदी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इससे नहीं होता है और वो भारी मात्रा में होता है तो उससे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई खेत उसके पास कम है और वो धान गेहूँ या तिलहन दलहन होता है तो वो बहुत अमीर नहीं हो पाता। वो जितना उससे निकालता है वो अगले ईयर फिर उसका उसमें लग जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत होता है, बहुत ज़रूरत लगती है। तो जो खेती करने वाले हैं अगर उनके पास एवरेज कृषि है तो कभी अमीर नहीं हो पाएगी, वो अपनी ज़रूरतें ही पूरी करके उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। कृषि जो है वो सबसे जो है खतरनाक कहिए या कहिए कि सबसे सेंसिटिव जो है इन्वेस्टमेंट है। हालांकि वैज्ञानिक विधि से किया जाए, जैसे फूलों की कृषि हो गई, नकदी फसल की कृषि हो गई, फलों की हो गई, या ऐसी चीज़ें की जाए तो कृषि से फायदे भी हैं। तो करना मतलब आना चाहिए, पैसा हो, टेक्नोलॉजी हो, उतना माइंड हो तो कृषि से भी आप बहुत अच्छा फसल उगा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो बात हो रही थी कि परिवर्तनशील वर्षा की प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी कि जो वर्षा की प्रवृत्ति है क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। कभी भी वर्षा हो जाएगा और कभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है, ना तो किसी जीव के लिए और ना ही फसल के लिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बाढ़ आएगा, जो कि मोस्टली निम्न वायुदाब स्थल पर बना रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो बारिश होगा बार बार, तो जो नदियाँ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, क्या हो जाएगी, उसमें बाढ़ आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कुपोषण। जब आपके यहाँ कृषि प्रभावित हो जाएगी, उत्पादन नहीं होगा, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो कुपोषण होना है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कुपोषित लोग वैसे भी इंडिया में हैं अभी भी। अगर स्थिति इससे ज़्यादा खराब हो जाए, जनसंख्या तो दिनों दिन बढ़ रही है, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो हमारी उत्पादकता है, जो हमारा उत्पादन है, अगर वो प्रभावित हुआ, और जाहिर सी बात है होगा, अगर ऐसे ही वैश्विक तापमान बढ़ता रहा, ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग होता रहा, तो जो उत्पादन हो रहा है वो प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होगा तो जो कुपोषित हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगा, और बढ़ेगा। और हम इंडिया की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया में बढ़ेगा, और विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में बढ़ेगा। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, जितने भी संक्रमण वाले बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस या अन्य जो बीमारियां हैं, जो भी आपके संक्रमण से होते हैं, वो क्या होंगे, बहुत तेजी से फैलेंगे, उससे लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे। साथ ही प्रवास, जो लोग प्रवास करते हैं ना, जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रवास की दर बढ़ेगी, क्योंकि अगर बार बार बाढ़ आए, क्या कृषि नहीं होगा, तो लोग फिर क्या करेंगे, शहरों की तरफ पलायन करेंगे कि शहर में जाकर के कुछ कर लेते हैं, क्योंकि कृषि में तो कुछ हो नहीं रहा। तो प्रवास का दर भी बढ़ेगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, सुभेद्य, वे क्षेत्र बहुत सुभेद्य मीन्स मैंने आपको बताया था, जिन्हें आसानी से भेदा जा सके, जो बहुत सेंसिटिव, ऐसी सुभेद्यता बढ़ेगी। सेंसिटिव कौन है, आपके वन हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं। अगर बहुत कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जल भराव होना चाहिए, अगर जल भराव ज़्यादा हुआ तो भी सूखेंगे, और अगर कहीं बारिश नहीं हुआ और उनको पानी नहीं मिला तब भी सूखेंगे। आपके जो ग्लेशियर्स हैं बहुत सूखेते हैं, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, तेज़ी से पिघलना शुरू करेंगे, और जब वो पिघलेंगे तो एक तो कार्बन मीथेन ऐसी गैसें रिलीज होगी, दूसरा समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तीसरा हमारा पानी का जो रिसोर्स है वो कम हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। और चौथा, वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो ध्रुव पे बर्फ था, बर्फ में पारिस्थितिकी तंत्र था, अब वो खाली वहाँ की चट्टानें बचेंगी, जमीन बचेगा। तो ये सब आपके सुभेद्य जो है क्षेत्र है, साथ ही जो आपके बड़े शहर हैं ये भी आपके प्रभावित होंगे। बड़े से जब माइग्रेशन बढ़ेगा तो लोग बड़े शहरों की तरफ भागेंगे नौकरी की तलाश में, और जब वहाँ ज़्यादा लोग पहुँचेंगे तो आवास की दिक्कत, जल की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। फिर वो शहरों में अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसे ही इतना ज़्यादा दिक्कतें हैं तो और भी ज़्यादा होंगी, ट्रैफिक जाम होगा, और दूसरी जैसे अगर जॉब नहीं मिलेगा तो चोरी करना या दूसरे जो मतलब गलत काम होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पेट भरने के लिए इंसान कुछ तो करेगा ही, अब उसको सही काम करने को नहीं मिलेगा तो फिर वो गलत रास्ते पे जाएगा, तो ऐसी चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है, सुभेद्य हैं, जो बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाए, ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही आप देखेंगे कि क्या हो सकता है इसका जो है निवारण
इसे रोक कैसे सकते हैं? तो सबसे बढ़िया तरीका कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करें, और उत्सर्जन को कम करने का तरीका है कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ ध्यान दें। जितने हमारे जीवाश्म ईंधन से चलने वाली चीजें हैं उन सबको हम वायु ऊर्जा या सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा या ऐसे ऊर्जा से संचालित करें ताकि कार्बन का उत्सर्जन दर कम हो जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? परिवहन, यानी कि जितने भी आपके परिवहन वाली चीजें हैं उन सब में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें। जितने भी हैं आपके जो भी परिवहन है, क्योंकि परिवहन से बहुत ज़्यादा सारी गैसें रिलीज होती है, उसमें स्वच्छ ईंधन का उपयोग, और स्वच्छ ईंधन में समझ रहे हैं सब नवीकरणीय ईंधन। साथ ही जो आपके भवन हैं उनको भी ऐसा बनाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सूर्य की प्रकाश है उनको रिफ्लेक्ट कर दें, उनका एल्बिडो ज़्यादा हो। जैसे छत ग्रीन कर दें या जो बालकनी वगैरह में सब पौधे प्लांट्स लगा दें ताकि जो सूर्य की किरणें या तो उनसे अब्जॉर्ब हो जाए या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। और अगर ऐसी छतें होंगी तो वो बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो वो नुकसान करती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? कृषि, ऐसी फसलों का उत्पादन जो कार्बन का या जो ऐसी गैसेस होती हैं उनका अवशोषण करें, क्योंकि फसल में प्रकाश संश्लेषण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेंगे। कुछ फसलें जैसे कि होती हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, तो ऐसी फसलें जो कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करें और आपके वो काम में आ जाए उत्पादन के, तो आपका काम हो जाएगा। चूँकि कार्बन एक बड़ा सोर्स है भोजन बनाने का पौधों के, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन और कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये बढ़िया तरीका है इसको रोकने का। इसके अलावा वानिकी या वन, ये भी बहुत अच्छा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, वनस्पतियाँ लगाते हैं, तो भी क्या करेंगे? ऐसे गैसों को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे तो जो आपका हीट है ये कम होगा या ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। साथ ही हम और भी कुछ रणनीति अपना सकते हैं, जैसे कि कार्बन कैप्चरिंग, यानी कि जो कार्बन है उसको कैच किया जाए, उसको पकड़ के या स्टोर करके जो है ज़मीनों के अंदर जो है डाल दिया जाए। ज़मीन के अंदर मतलब कि ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ी गहराई में, यानी कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर के नीचे मतलब जो है ड्रिलिंग करके जो कार्बन है इन्वायरमेंट से उसको पकड़ करके नीचे ड्रिल करके डाल दिया जाए लिक्विड फॉर्म में, और फिर उसको बंद कर दिया जाए। तो क्या होगा? जैसे तेल, पेट्रोलियम, दूसरे आपके खनिज जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, आपकी प्राकृतिक गैस, वैसे ही आपके कार्बन भी क्या रहेंगे? जमीन के अंदर जो है कैच हो जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे जमीन के द्वारा, और वो हमारे लिए अच्छा है, नुकसानदेह नहीं है। वो किसी न किसी रूप में बाद में यूज हो जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट से उनकी जो उपस्थिति है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? और परिवहन, यानी कि जैसे कार्बन है इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या करें? कैप्चर करें, लिक्विड फॉर्म में लेकर के आएँ। और लिक्विड जैसे आपकी जितनी एलपीजी गैस होती है, ये गैस है लेकिन आपके सिलेंडर में किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। इसको कंप्रेस्ड करके लिक्विड में बदल देते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। लेकिन जैसे आप खोलते हैं वो भी गैस, जैसे जो आपके जितने भी तेजाब वाले होती है ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहती है। लेकिन अगर आप उनको खोल के छोड़ दीजिए तो क्या होते हैं? वो गैस के रूप में बदल जाते हैं, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो जो कार्बन है इसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाए, और उसको बदलने के बाद पाइपलाइन के द्वारा जो है भेज दिया जाए, और उसको भेजने के बाद कैच करके या कहीं भी कैप्चर करके रखा जाए। तो ये भी एक तरीका है कार्बन कैप्चर करके जो है कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो आपके फसल है या पेड़ पौधे हैं इनमें इनकी जो कैप्चर करने की दर है वो बढ़ाया जाए, और जब ये बढ़ाया जाएगा तो पौधे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने भोजन बनाने में उपयोग में लाएंगे, जड़ों में संग्रहित कर लेंगे। साथ ही जैसे समुद्रों में आपके फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बन को वो अब्जॉर्ब करके भोजन बनाते हैं, और वो भोजन के रूप में उन पौधों के अंदर रहता है, और उन पौधों को जो जीव हैं वो खा लेते हैं। तो कार्बन पहले तो पौधों में गया, पौधों से फिर जीवों के अंदर गया, फिर उन जीवों को बड़े जीव खाएंगे तो उनके अंदर चला जाएगा। जैसे आपके अंदर भी क्या है? कार्बन है, बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन है, क्योंकि हम कार्बनिक चीज़ों का कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर रहे हैं, उसमें कार्बन होता ही है। तो ऐसे ही जो जीवों के अंदर कार्बन रहता है, और बहुत सारे जो जीव हैं वो जब मरते हैं तो तली में चले जाते हैं, समुद्र के नीचे, और समुद्र के नीचे जो है जब वो विघटित होता है, उनका शरीर जो है टूटता फूटता है, तो क्या वो नीचे ही रह जाते हैं, तली के नीचे ही रह जाते हैं, तो ऊपर नहीं आते। इसको कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन।
यानी कि उसका उत्पादन में उपयोग हो जाए। इसके उत्पादन में खास करके जो जलीय आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये अपने भोजन बनाने में कार्बन का बड़े पैमाने में उपयोग कर ले और वो जो है जीवों के द्वारा खाया जाएगा और जीवों के द्वारा जब वो मरेंगे तो तली में चला जाएगा और वो तली में जा करके जाएगा। जैसे लोग जब डेथ होती है उनकी बॉडी को क्या किया जाता है, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, तो उनके शरीर में जो कार्बन है वो उस जमीन के अंदर क्या हो गया, कैप्चर हो गया। लेकिन अगर उनको जला दिया जाए तो फिर क्या होगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा और इसके साथ ही कार्बन के साथ साथ अन्य गैसें भी जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि पोल्यूशन होता है। एक तो बॉडी को जलाने के लिए लकड़ियाँ भी जलाई जाती हैं, उससे भी कार्बन निकलता है और फिर बहुत सारे जो हमारे शरीर के अवशेष बचते हैं वो मिट्टी को और जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। तो ये तरीके हैं कार्बन, जो आपका कार्बन फर्टिलाइजेशन है इसे कहेंगे। साथ ही आप देखेंगे समुद्र में सीधे भी कार्बन को डाल सकते हैं। जैसे हमने बात की कि जमीन के अंदर अगर हम 3-4 किलोमीटर अंदर तक ड्रिलिंग करें और लिक्विड फॉर्म में कार्बन को ला करके नीचे ले जाएं और जो नीचे चट्टानें हैं, जो क्या आपकी धरती क्या है, चट्टानों का बना हुआ है, इसमें आपका जो ऊपर का क्रस्ट है ये इसी पे मिट्टी है, नीचे क्या मिट्टी नहीं है। ये जो ऊपर आपका क्रस्ट है यही मिट्टी, इसी में आपके जीवाश्म मिलेंगी, यही पे आपको मिट्टी मिलेगी जो सदियों के मेहनत के बाद सूक्ष्म जीवों ने इस मिट्टी को बनाया है। जो ऊपर है आपकी धरती के अंदर क्या है, चट्टानें हैं। आप देखेंगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसाल्ट जो है वो समुद्र के नीचे जो क्रस्ट है वो बेसाल्ट का बना है। जो आपके स्थूल भाग का क्रस्ट है ये आपने पढ़ा होगा ना, सिलिका और एल्यूमिनियम से जो आपका ऊपरी क्रस्ट है वो सियान है, यानी कि क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम है। जो मेटल है वो सिलिका और मैग्नीशियम है और जो आपका नीचे का है वो निकेल यानी कि हाँ। तो ये क्या है, ये सब ठोस रूप में है, काफी मजबूत एक चट्टान के रूप में है। तो इनमें छिद्रयुक्त जो चट्टानें हैं उनमें गैसें रहती हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम रहता है, प्राकृतिक गैस रहता है, ऐसे ही कार्बन भी रहेगा। सेम ऐसे ही समुद्रों के नीचे बात किया जा रहा था कि उसको जो है लिक्विड फॉर्म में लाया जाए, कार्बन को लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद समुद्र में बहुत नीचे उसको ले जा करके छोड़ दिया जाए। तो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ये जो है जल से जो है क्या होगा, भारी हो जाता है और जब ये जल से भारी हो जाएगा तब ये जल की तली पर नहीं आएगा, जल के नीचे रहेगा, क्योंकि जल के ऊपर वही चीजें तैरती हैं जो जल से हल्की होती है। वही जैसे कि आपकी नॉर्मली जो आप केरोसिन वगैरह है बहुत हल्का होता है, तो जल पे डाल देते हैं तो ऊपर फैल जाता है। कोई भी इस तरह का तेल होता है ऊपर फैल जाता है, क्योंकि वो हल्के हैं। जिसका पृष्ठ तनाव कम होता है वो ऊपर आता है, जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है वो नीचे आता है। तो अगर कार्बन को इतना ज़्यादा मतलब कर दिया जाए, कंप्रेस्ड कर दिया जाए कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो घनत्व उसका बढ़ा दिया जाए या पृष्ठ तनाव बढ़ा दिया जाए, तो वो जल के नीचे जब तली में बहुत नीचे हम ले जाकर के उसको डाल देंगे समुद्र में तो फिर ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे ही कैद होकर के रह जाएगा और उसको वहाँ के जीव या जो भी पादप है उसको अपने उपयोग में लाएंगे या फिर वो नीचे पड़ा रहेगा, वो वापस कर जो है आपके इन्वायरमेंट में नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये सब तरीके हैं, नेचुरल तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं, जो कि नुकसानदेह उतना नहीं है। और भी है भूगर्भिक अधिग्रहण, यानी कि जो मैंने बताया कि भूमि के अंदर उसको संग्रहित कर दिया जाए कि अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम उसे वहाँ से निकाल भी सकते हैं, लेकिन भूमि के अंदर उसको ऐसा मतलब व्यवस्था किया जाए कि उसके अंदर उसको डाल करके उसको बंद कर दिया जाए। जैसे कि जल रहता है, जैसे कि अन्य चीज़ रहते हैं, वैसे ही लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे पड़ा रहेगा और हमारे लिए उतना नुकसानदेह नहीं होगा। इसके अलावा ये आपके IAS में भी क्वेश्चन बना था, विघटित तेल एवं गैस भंडार। इसका मतलब है कि जो तेल भंडार हमारे पास है, जो गैस भंडार है, हम उसका कम उपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, क्योंकि वो सब कार्बन उसमें ज़्यादा है। यानी कि जितने भी आपके ऑयल हैं जो हम तेल के रूप में उपयोग करते हैं उसमें ज़्यादा कार्बन होता है, तो हम उसकी जो उत्पादन दर है उसको कम से कम करके उसको निकालें ही ना जमीन के अंदर से, तो क्या उसमें भी कार्बन पड़ा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो ये भी आपका है
ये एग्जाम में आया था कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम कार्बन की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो एक तो यही है कि हम उसको बाहर ना निकालें, जो भी हमारा है उसको हम कम से कम उत्पादन करें। दूसरा है अखंडनीय कोल परत, यानी कि वे कोल परत, कोल मीन्स कोयला, और कोयले में कितना ज़्यादा कार्बन होता है सबको पता है, सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट होता है, फिर आपका लिग्नाइट फिर है। तो जो कोयला है जो अभी आपने पड़ा हुआ है आपके पास भंडार के रूप में, उसको आप मत निकालिए या ऐसे निकालिए कि उसका बहुत विस्तृत खनन मत कीजिए, छोटा या कहीं कि बहुत कम एरिया में खनन करके, गहरी खनन करके जो है कोयले को निकालिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन है वो उसके अंदर निकल रहे, या उसका भी बहुत विस्तार पूर्वक खनन ना, क्योंकि वहाँ कार्बन के साथ साथ मीथेन भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। वही मीथेन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कोल खदानों में आग लग जाता है, और कभी कभी चूँकि कोल खदान बहुत गहरी में होती है, बहुत दूर तक होती है, तो अगर आग लग जाता है तो अंदर अंदर वो जलते रहते हैं, धुआं निकलता है लेकिन वो बुझा भी नहीं सकता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो ऐसे जो कोल खदान है उनको ड्रिलिंग करके कोयले को निकाला जाए, उनकी पूरी परत को ना हटाया जाए और कम से कम निकाला जाए। तो ये भी क्या है, कार्बन को बचाए रखने का एक तरीका है। लाभ क्या होगा इससे? तो लाभ तो सबको पता है, सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने का मतलब कि बहुत सारी परेशानियां नहीं होंगी। तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि अगर कार्बन नहीं आएगा एनवायरनमेंट में तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा मुसीबतें हैं वो नहीं होंगी, बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो टल जाएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे इससे हानि क्या है। तो मान लेते हैं कि आपने ज़मीन के अंदर दबा दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर जो है कभी वो रिसाव हुआ तो जब इतने बड़े पैमाने पे कहीं से कार्बन निकलेगा स्थल पर, तो वहाँ के जीव जंतुओं को क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। क्योंकि ऐसे तो एक मात्रा है जो आपकी वायु में मिला हुआ है कि इतना % आपके वायु में है, तो वो उतना नुकसान दे रही है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं में सिर्फ कार्बन ही कार्बन एनवायरनमेंट में अचानक से हो जाए तो वो क्या होगा, वो सांस लेने से किसी का दम घुट जाएगा, लोगों की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा, आप जलीय क्षेत्र में जो कह रहे हैं कि हम नीचे ले जा करके उसको दबा देते हैं, जल में पड़ा रहेगा, वहाँ से भी तो रिसाव होने की संभावना है। किन्हीं कारणों से हमेशा ऐसे ही रहेगा या आपके हिसाब से सब कुछ तो चलेगा नहीं, नीचे भी भूकंप आते हैं, नीचे का भी जो जल है वो मिलता है, इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। किन्हीं परिस्थितियों या किन्हीं कारणों से अगर वो रिसाव हुआ और जल के ऊपर के तली में आ गया तो वो जल में घुल जाएगा, और फिर जो वहाँ का जीव है, जो वहाँ की पारिस्थितिक तंत्र है, उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। वहाँ भी वही स्थिति होगा जो स्थल पे होगा। तो ये सारे इसके नुकसान हैं। ये दम घुटने से लोगों की मृत्यु हो सकती है, ऐसी चीज़ें होंगी। साथ ही इसको जो अधिग्रहण करने की क्षमता है, ये मतलब ये कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है कि कार्बन को एनवायरनमेंट से कैप्चर कीजिए, फिर उसको कंप्रेस्ड कीजिए, फिर उसका परिवहन कीजिए, फिर उसको स्टोर कीजिए, फिर उसको ड्रिल करके ज़मीन में डालिए या आप समुद्र के नीचे डालिए। ये कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी महंगा है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है कि इन्वायरमेंट से आप कार्बन को कैप्चर करें, क्योंकि इन्वायरमेंट में सिर्फ कार्बन तो है नहीं कि बस खींच लिया और पैक कर दिया, वहाँ पे आपके नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अन्य गैसें भी है। तो वहाँ से कार्बन को फिल्टर करके लेना, फिर उसको कंप्रेस करना, फिर उसको परिवहन करना, फिर उसके लिए निश्चित जगह ढूंढना। समुद्र में हर जगह तो ड्रिल भी नहीं करेंगे या स्थल पे भी हर जगह ड्रिल नहीं कर सकते। तो ये भी अपने आप में बहुत महंगी प्रौद्योगिकी है, बहुत ऊर्जा और बहुत पैसे की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या है, ये हमारे लिए आसान नहीं है। फिलहाल ये मतलब रास्ते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, संभावनाएं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर सबसे बढ़िया तरीका क्या है। एक तो होता है कार्बन सोर्स, दूसरा होता है कार्बन सिंक। कार्बन सोर्स मतलब कि वे चीज़ें जो कार्बन उत्सर्जन करती हैं, जैसे कि आपकी जितनी भी फ्यूल है, जो जीवाश्म ईंधन है, उनसे कार्बन निकलता है। आपके जो ग्लेशियर्स हैं उसके नीचे कार्बन दबे हुए हैं, यहाँ से कार्बन निकलता है। या जो भी जीव जंतु हैं वो भी कार्बनिक हैं, तो उनके अंदर जब मरते हैं उनकी डेड बॉडी से भी कार्बन निकलता है। तो ये जितनी भी चीज़ें कार्बन का उत्सर्जन करें वो क्या है, कार्बन सोर्स है। और कार्बन सिंक कौन है, जो इन कार्बन को एब्जॉर्ब करे। मैंने बताया भी था, एक आपका ग्रीन सिंक है कार्बन
कार्बन और एक आपका कार्बन सिंक है। ग्रीन कार्बन सिंक किसे कहते हैं? पेड़ पौधे, जो आपके स्थल पर पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो जो कार्बन को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके अपना भोजन बनाते हैं या उसको उपयोग करते हैं अपने जड़ों में, अपने पत्तों में, अपनी चीज़ों में एब्जॉर्ब करके उपयोग कर लेते हैं, वो क्या है? ग्रीन कार्बन सिंक है। ब्लू कार्बन सिंक जल। आपके जलीय क्षेत्र में भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जीव हैं, ये सब लोग भी क्या करते हैं? कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ब्लू कार्बन सिंक हो जाएंगे। तो आपकी ये सिंक अगर आप जो है सुरक्षित रख पा रहे हैं या इसको ज़्यादा डेवलप कर पा रहे हैं, स्थल भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, हर जगह पेड़ लगा दीजिए। अपने आप इन्वायरमेंट से वो क्या करेंगे? कार्बन को कैप्चर करने लगेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ने लगेंगे, जो दर है वो मेंटेन हो जाएगा। आप जो जलीय भाग है उसमें कुछ ऐसा कीजिए कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, मतलब एक सीमा से ज़्यादा नहीं, लेकिन एक नियत मात्रा में विकास हो। जलीय वायु तंत्र उस पर ध्यान दें। तो जो ग्रीन सिंक है आपका, ये भी बहुत बढ़िया माध्यम है कार्बन को एब्जॉर्ब करने का, और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा और ये बहुत महंगी प्रौद्योगिकी होती है। तो ये दो तरीके हैं, बहुत बढ़िया तरीका है जो कि नेचुरल है। तो ब्लू कार्बन और ग्रीन कार्बन एग्जाम में आया है कि ब्लू कार्बन किसे कहते हैं और ग्रीन कार्बन किसे कहते हैं। तो इसी कार्बन से आया है कार्बन क्रेडिट। बात हम कार्बन की ही कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग में 60% का इसका योगदान है। हालांकि प्रति अणु अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके जो CFC होते हैं ये हानिकारक होते हैं। इनकी मात्रा तो बहुत कम है, लेकिन प्रति अणु ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे बात हुआ था, मीथेन भी कार्बन से ज़्यादा क्षमता रखता है तापमान को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की। जो आपके जलवाष्प है इसकी भी क्षमता कार्बन से ज़्यादा है। कार्बन इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम इसी को कहते हैं कि कार्बन कार्बन कार्बन, जो कि 60% ये अकेले हो चुका है। अन्य इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मात्रा अगर इसका घटा दिया जाए कार्बन का तो सब बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हम सारी बातें कार्बन की ही करते हैं कि सोर्स कौन है, सिंक कौन है, क्या कर सकते हैं। तो इसी से निकला है कार्बन क्रेडिट। और मैंने बात किया भी था, कौन से सम्मेलन से आया है? क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की बात की। और इसमें मैंने आपको बताया था Annex 1 देश, Annex 2, Annex 3 ऐसे करके देश है। Annex 1 में आपके वो हैं जो विकसित कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप कार्बन को कम करें। अब वो आप कैसे करेंगे? पहले तो अपने यहाँ उत्सर्जन घटाएंगे। दूसरा, जो भी विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उनके यहाँ उनको मदद करेंगे, उनके यहाँ ऐसी प्रौद्योगिकी लाएंगे कि वो नवीकरणीय ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग करें और वो भी कार्बन उत्सर्जन की दर को कम करें। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल से ही जो Annex 1 के देश हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ज़्यादा दी गई है या उनके ऊपर बाध्यकारी किया गया है। तो ये है कार्बन क्रेडिट, यानी कि कोई भी देश 1 टन कार्बन से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकता। अगर वो 1 टन से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है तो उसको बोला गया है कि आप उनके ऊपर पनिशमेंट होगा, और पनिशमेंट के तौर पे ये होगा कि आप जितना ज़्यादा आपने कार्बन उत्सर्जन किया 1 टन से, उतना आप दूसरे देश की मदद करेंगे कि उसके यहाँ कम उत्पादन हो। तो दो तरीके, या तो आप अपने यहाँ 1 टन से ज़्यादा उत्पादन मत कीजिए, उत्सर्जन न कीजिए, या अगर आपने उससे ज़्यादा उत्सर्जन कर लिया है तो दूसरे देश में जाकर के उसकी मदद कीजिए कि वो 1 टन से कम उत्सर्जन करे, या जितना आपने एक्स्ट्रा किया है उतना उसके यहाँ कम हो, या आपने उससे भी कम किया और अपना कार्बन बचा लिया। 1 टन से आपने बहुत जो है कुछ बचा लिया कार्बन, तो आप उसे बेच सकते हैं किसी अन्य कंट्रीज को। या 1 टन कार्बन उत्सर्जन करने के बाद आपका काम नहीं चल रहा और आपको और कार्बन उत्सर्जन करना है तो आप किसी से क्रेडिट लीजिए, उसके यहाँ उत्सर्जन दर कम करवाइए, फिर उतना कार्बन आप अपने यहाँ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये है आपका कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रखेंगे। क्रेडिट जो ये अवधारणा आई है ये क्योटो प्रोटोकॉल से आया है। और बताएंगे इसके लिए एक्सचेंज मार्केट है। जैसे आप क्या बोलते हैं ना, जो आपके इन्वेस्ट करते हैं हम लोग शेयर मार्केट, वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनियों में, वैसे ही इसके लिए भी आपका शेयर मार्केट है, या कहिए कि मार्केट है जहाँ पर कार्बन क्रेडिट को खरीदा और बेचा जाता है। इसी को ध्यान में रखिए आप
चीज़ों में भी इसको फॉलो किया कि कार्बन टैक्स लगेगा, अगर ज़्यादा कार्बन को ये करेगा उत्सर्जन तो उसे टैक्स देना होगा। तो ठीक है, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक तथा समतापमंडल में सल्फेट वायु विलय अंतः क्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। इसका मतलब समझ गए? कह रहे हैं कि किसके संदर्भ में जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि पच्छाव मेघ, मतलब ऐसे मेघ ऐसे बादल का निर्माण किया जाए कि जो सूर्य किरणें हैं वो क्या हो जाए, वो परावर्तित है। पच्छाव मेघ मतलब सबसे ऊपर वाले जो मेघ होते हैं पच्छाव मेघ कहते हैं। उसके बाद कपासी मेघ आते हैं, उसके बाद वर्षा स्तरीय मेघ आते हैं। मेघों का भी स्तर होता है, ये आपको मिलेगा ज्योग्राफी। तो ये पच्छाव मेघ बनाने की बात कर रहे हैं कि ऐसा मेघ बनाया जाए, बादल बनाया जाए कि जो सूर्य की किरणें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए। साथ ही कह रहे हैं कि जो है समतापमंडल में सल्फेट वायुविल अंतः क्षेपण के उपयोग का सुझाव दिया जाए, मतलब सल्फेट का छिड़काव करके जो है उपयोग किया जाए ताकि यही जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है ये कम हो। तो कह रहा है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो पहला है कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए ऐसा किया जाए। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए ऐसा करने की सलाह देते हैं जो वैज्ञानिक हैं। तीसरा है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक ऐसा जो है एडवाइस करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। और चौथा है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वैज्ञानिक ऐसा सलाह देते हैं। भूमंडलीय तापन को कम, की कृत्रिम बादल निर्माण की बात कर रहे हैं, जैसे हम कृत्रिम वर्षा की बात करते हैं तो उसमें सिल्वर आयोडाइड क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कृत्रिम बादल और सल्फेट युक्त ऐसी चीजें की जाए जिससे जो सूर्य की किरणें, जो कि बादल जब रहता है तो सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आ पाती, वो बादल उनको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जब बादल फिर जाता तो सूर्य ढक जाते हैं और उनकी जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो वैज्ञानिक है ये कह रहे हैं कि ऐसे बादल बनाया जाए सबसे ऊंचाई पर, पच्छाव बादल जो सबसे ऊंचाई वाले होते हैं, नीचे नहीं बिल्कुल ऊंचाई पर, तो वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब बादल बच जाएंगे तो सूर्य की किरणें आ नहीं पाएंगे। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको? क्वेश्चन समझते ही समझ जाएंगे कि क्यों किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपण के बारे में कौन सा कथन सही है। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपण जाते हैं जो धरती के नीचे रहता है, भंडारण के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। नहीं समझ में आया? भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, यानी कि जो धरती के अंदर मीथेन निक्षेप के रूप में है, भंडार के रूप में अगर वायुमंडलीय तापन हुआ तो वो निर्मुक्त हो सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुव टुंड्रा में तथा समुद्र अधः स्थल के नीचे पाए जाते हैं। वही चीज है जो मैंने आपको समझाया था। कह रहा है कि जो मीथेन हाइड्रेट है इसका विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुव टुंड्रा मतलब कि बर्फ की बात कर रहा है, बर्फ क्षेत्रों में है ना कार्बन निक्षेप। साथ ही समुद्र के नीचे जो वनस्पतियां जीव जंतु मर रहे हैं तो कार्बन और मीथेन वहां भी तो है। आ रहा है ना समझ में? तो सही हुआ कि नहीं? सही है। उसके बाद तीसरा, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये आपके लिए नया पॉइंट होगा। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशकों के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये भी सही है। तो आपके तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, सही हुए। आईएएस का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग में होगा। देखिए जो मैंने पढ़ाया है मैं भी वही बात कर रही हूँ कि कार्बन और मीथेन समुद्र के नीचे जो है कैप्चर किए जा सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन है क्योंकि वहाँ वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु है, यानी कि कार्बन भी है मीथेन भी है, क्योंकि इन्हीं में होता है। मैंने ध्रुवों की भी बात करी कि बर्फ के नीचे कार्बन और मीथेन बड़े वो क्या है, सोर्स है, अभी हमारे लिए सिंक है, लेकिन जब पिघलेंगे तो क्या हो जाएंगे, सोर्स बन
पॉइंट समझ में आया, बादलों का निर्माण और फिर ज्वालामुखी उद्भेदन करना, और फिर मैंने बताया था कि जो है बड़े बड़े जो है दर्पण लगाना ताकि रिफ्लेक्ट हो, ये सब बता चुके हो आपको। तो ये सब किसके लिए है? ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए। इतनी सारी विधियां मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो ऐसी ही चीजें आएंगी आईएएस में, देखिए बिल्कुल भी दम नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ा है तो आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ ये किसके लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो तीनों पॉइंट सही है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो पहला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? यानी कि अगर कार्बन निषेचन होगा पेड़ पौधों में, कार्बन निषेचन किस में होगा? पेड़ पौधों में होगा। तो जब पेड़ पौधों में कार्बन निषेचन होगा तो क्या इफेक्ट आएगा? मैंने कहा था ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो पौधों की भोजन बनाने की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। यही क्या है? निषेचन है। तो पहला पॉइंट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। सही है ना? यही सही है, क्योंकि एक ही पॉइंट आपको बताना था, तो यही पहला ही पॉइंट आपका क्या है? सही है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो भोजन बनाने की दर, और जब बढ़ेगा तो क्या उनकी ग्रोथिंग भी तो बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगा। तो यही आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? पहला है, वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। दूसरा, सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करती है। तीसरा, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है। चौथा, सौर विकिरण के औरक्त अंश को अवशोषित करती है। बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपने पढ़ा। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता वहां तक आप लोग सोच नहीं पा रहे। पहला पॉइंट है, वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है? दूसरा, सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करता है। क्या ये परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? ये तो ओजोन मंडल करता है, दो एलिमिनेट हो गए। तीसरा, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करता है। क्या जितना सूर्य से विकिरण आता है सबको अवशोषित कर लेता है? औरत वही जिनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, उनके लिए हमारा वायुमंडल अपारदर्शी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन लेयर बना देता है। तो वो क्या करता है? जितनी भी औरत की किरणें होती है उनको अवशोषित कर लेता है, उनको वापस जाने नहीं देता है, और फिर क्या करते हैं? वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने बताया था जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उनको वो आएंगे, लेकिन जब आएंगे और पृथ्वी से मिलेंगी तो फिर क्या हो जाएंगी? दीर्घ तरंगों में हो जाएंगे। और दीर्घ तरंग मतलब जितना वेवलेंथ 740 से प्लस वो कौन है? औरत की किरणें हैं, उन्हीं को ना अवशोषित करेगा। तो सही है, क्योंकि बाकी जो है परावैंगनी वगैरह तो वो ओजोन के पार हो जाती है, बहुत कम आते हैं, तो उनसे हमारा कार्बन का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी बहुत आसान है। लघु तरंग दैर्घ्य के लिए हरित गृह गैस एक आवरण का काम करती है, यह इन तरंगों को नहीं गुजरने देती। दूसरा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य हरित गृह गैसों से पारगम्य हो जाती है। अब आपके पास प्रूफ है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या कोई सही नहीं है? कोई नहीं है ना? बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। उल्टा कर दिया, ये पलट दिया है, क्योंकि लघु तरंग दैर्घ्य के लिए हमारा वायुमंडल पारदर्शी है, दीर्घ के लिए अपारदर्शी। ये कह रहा है कि लघु के लिए अपारदर्शी और दीर्घ के लिए पारदर्शी। इसलिए क्या पॉइंट्स को उल्टा किया है। ठीक है, तो जब अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तो पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये गलत बात है। नेक्स्ट है आपका, परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालिक
ब्लैक कार्बन, जलवाष्प और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से हैं जो वातावरण में तापन में योगदान देते हैं, जो वायुमंडल में तापमान को बढ़ाने में मदद करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन में ब्लैक कार्बन है और आपका जलवाष्प है और तीसरा है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कूट में आपके पास है केवल 1 2, केवल 3, 2 3 या तीनों है, क्योंकि कालिक में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सबको पता है। जलवाष्प में सबको पता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में थोड़ा हो सकता था, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्लोराइड जैसे भी आती है, इनकी मात्रा तो कम होती, लेकिन मैंने क्या कहा कि प्रति अणु ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कार्बन से कई गुना ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, सही नहीं है। पहला है कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुट की गई, यानी कि संपुट की। दूसरा, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती हैं जो हरित गृह गैसों का उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। तीसरा, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। और चौथा है कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय UNEP के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। क्या इसका उल्लेख मैंने किया था? ये जबरदस्ती बना दिया गया, ये इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, ये कार्बन क्रेडिट नहीं करता, जिसके लिए एक्सचेंज मार्केट बना है वहीं पर इसको खरीदा भी जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं लग रहा होगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने इसको समझ लिया। ये जो शेयर बाजारी होती है इसके क्रय विक्रय के लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी, वहीं पे विश्व के सारे देशों क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह है, यही इसको निर्देशित करते होंगे। नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत नियम बनाया गया है। अब उसके लिए एक मार्केट है, आपको वहाँ पे अपनी चीज़ों को ले जा करके रखना है। जैसे मार्केट होता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पूरे विश्व के सारे कंपनियाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, वहाँ का एक रूल रेगुलेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो वैसे ही वो भी है, वहाँ पे खरीदा बेचा जाता है कार्बन। तो ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट है आपका हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्यों? तो कह रहा है वह वाह समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं। दूसरा, समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा, ध्रुवीय वर्ग छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई, किंतु उसमें से बहुत से वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। यानी कि हमने क्या किया, वायुमंडल में गैसों का उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ाया, लेकिन बहुत से हैं जो निचले वायुमंडल में नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, कहाँ गई वो? तो पहला है वह वाह समताप मंडल में पलायन कर जाती है, कि वो जो बाहरी समताप मंडल है उसमें चली जाती है, इसलिए निचले वायुमंडल में नहीं है। दूसरा, समुद्र में जो पादप प्लवक हैं प्रकाश संश्लेषण करते समय उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तीसरा, ध्रुवीय जो वर्ग छत्रक हैं उनमें ये वायु के रूप में कैद कर ली जाती हैं। तब आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, केवल दूसरा, दूसरा तीसरा और केवल तीसरा। केवल तीसरा, केवल दूसरा, दूसरा तीसरा, किसका किसका है दूसरा तीसरा? हाँ, सही, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन जो है वो भारी गैस है, वो छोट मंडल में रहेगा ना, वो समताप मंडल के बाहर एरिया में नहीं जाएगा। पादप प्लवक अवशोषित कर लेते हैं, तभी ना निचले मंडल की जो है ये भारी है, तभी निचले मंडल में रहता है और अवशोषित कर लेती है, बिल्कुल सही है। तो ये समझ में आया आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है।
ये